राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में दो निर्देशक तत्व बचे। एक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो आर्टिकल 51 है। ये भारत की विदेश नीति, इससे संबंधित है कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी। अब तक जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपने पढ़े, वो तो भारत के नागरिकों से संबंधित है। यानी उनमें जो कुछ कहा गया है उससे भारत के नागरिकों का वेलफेयर ये तय होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 36 में उन्होंने कहा कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, और 37 में कहा कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी इन्हें अपनी नीतियों में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है। और कर्तव्य की जो व्याख्या आती है वो सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जब भी आप अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि कर्तव्य के पीछे किस भाव स्थिति है, ठीक है, वो विद्यमान होती है। आप कर्तव्य के पीछे विद्यमान भाव स्थिति को पहचानने की जैसे ही कोशिश करेंगे, वैसे ही आपको दिखाई देगा कि जिसे भी आपका कर्तव्य घोषित किया गया है उसे आप करना नहीं चाहते। जो भी आपका कर्तव्य घोषित है उसकी विशेषता यही है कि दूसरे आपसे कह रहे हैं कि वो करिए, लेकिन आप करना नहीं चाहते। अगर करना ही चाहें तो कर्तव्य के उल्लंघन की घटनाएं बार बार नहीं हो, ठीक है ना। तो कर्तव्य एक ऐसी स्थिति का नाम है, ठीक है, जिसे लोग स्वेच्छा से करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनसे वो करवाया जाएगा या उनसे वो किया जाना अपेक्षित है। कहते हैं कि तुम रो या हंसो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय यू। और इसीलिए 37 में ये लिखने की जरूरत पड़ गई कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी नीतियों में लागू करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। अदरवाइज इन शब्दों को लागू लिखने की कोई जरूरत थी नहीं। सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त है कि अमुक काम तुम्हारा कर्तव्य है या अमुक नीति को लागू करना आपका कर्तव्य है। लेकिन यह बात मानवीय अनुभव से जानी जा सकती है कि कर्तव्य आप कुछ भी घोषित कर दें, और जो कर्तव्य घोषित कर दिया जाएगा बस आदमी उसी को नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सामाजिक जीवन में इस तथ्य की परीक्षा के लिए कोई बहुत कठिनाई, इसका अनुभव यह भी नहीं होता। आप देख लें, आप अपने जीवन में देख लें, जो कुछ आपका कर्तव्य निर्धारित है बस वही आप नहीं करेंगे। और इसीलिए कर्तव्यों को लागू करने की व्यवस्थाएं वो बनाई जाती हैं, और कर्तव्यों को लागू करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने में अनेक होती हैं, वो एक नहीं होती है, ठीक है। समझाना कि आपको कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये भी एक तरीका है। अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम आपको उस स्थिति में रहने नहीं देंगे जिस स्थिति में आप हैं, ये दूसरा तरीका है। और अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हम आपसे जबरदस्ती कर्तव्य का पालन करा लेंगे, तीसरा तरीका है। अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो हम आपसे कर्तव्य का पालन तो कराएंगे ही, साथ ही कर्तव्य के अपालन से जो नुकसान हुआ वो भी आपसे वसूलेंगे, पांचवा तरीका। तो देयर आर सेवरल रेमेडीज जो कर्तव्य के अपालन के कारण से देने की आवश्यकता ये पड़ जाती है।
तो एक रेमेडी नहीं है। तो ये ठीक है कि 37 ये घोषित करती है कि ये जो निर्देशक तत्व हैं राज्य की नीति के, इन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लागू करने का यानी कर्तव्य पालन का जो एक तरीका था, ठीक है, उसे रोक दिया। ठीक है, कि न्यायालय द्वारा यानी जबरदस्ती राज्य से इनका पालन नहीं कराया जा सकता। तो सिर्फ एक तरीका रोका, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि कर्तव्य का महत्व कम हो गया, ये बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, आपसे कर्तव्य के पालन के, ठीक है, जो कर्तव्य का पालन है उसे प्राप्त करने के जो अन्य रास्ते हैं वो खुले हैं अभी भी, क्योंकि राज्य के जिन अंगों को इन कर्तव्यों का पालन करना है वे अंग जनता द्वारा चुनकर आएंगे, विधायिका और कार्यपालिका। क्योंकि राज्य का जो तीसरा अंग है वो तो सिर्फ इतना ही निर्धारित करेगा कि जिस कर्तव्य पालन की अपेक्षा आपसे हुई थी, क्या आपने उसी कर्तव्य का पालन किया है? उस कर्तव्य पालन के नाम पर आपने कुछ और ये तो नहीं कर दिया। ठीक है, उस अंग से तो सिर्फ इतना ही अपेक्षित। और क्या आपने उस कर्तव्य पालन के नाम पर कुछ ऐसा तो नहीं किया जो करना आपका कर्तव्य था ही नहीं? ठीक है ना, ऐसा तो नहीं किया, यानी आप अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं कर गए। राज्य का तीसरा अंग तो सिर्फ इसी बात की परीक्षा करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह अलग बात है कि जो भारत की जनता है, ठीक है, वो कानूनी जानकारी के अभाव में, और खैर ये तो वैश्विक समस्या है क्योंकि भाई पूरे विश्व में कानून कितने लोग जानते हैं। ठीक है, तो कानून की जानकारी के अभाव में नागरिक कुछ भी सोचते रहे। लेकिन हम पहले दिन से जैसे कहते आ रहे थे कि एसआईआर नहीं रुकेगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एसआईआर नहीं रुकेगा। ठीक है, और पहले दिन से हम कहते आ रहे थे कि प्रत्येक राज्य कोई कुछ कहता रहे, सबको कर्मचारी देने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा है 324, 325, 326, जब आप उन आर्टिकल्स को देखेंगे वहां लिखा है कि चुनाव आयोग का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ये नहीं होगा कर्मचारियों का, चुनाव आयोग का होगा। लेकिन चुनाव आयोग को जो काम सौंपे गए हैं उनको करने के लिए कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ये नहीं होगा, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, परमानेंट चुनाव हर समय थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और जब संविधान लागू हो रहा था तब तो ये कल्पना भी नहीं थी कि हर तीसरे दिन चुनाव कराने पड़ेंगे, और हर तीसरे दिन चुनाव, ठीक है, अन्य किसी की गलती से नहीं हुआ है। भाई 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, तो पहला चुनाव ये तो साथ ही साथ हुआ होगा। अरे भाई थोड़ा बहुत हो सकता आगे पीछे हुआ हो, लेकिन पहला चुनाव तो ठीक है ऑलमोस्ट एक साथ ही हुआ होगा पूरे देश में। लेकिन बीच में क्या हुआ होगा, विभिन्न स्टेट्स की 356 का प्रयोग कर करके सरकारें उड़ाई गई होंगी, ठीक है ना, और फिर 6 महीने में चुनाव की बाध्यता आई होगी। तब यह स्थिति निर्मित हुई है देश में कि अब लगभग 6-7 महीने के अंतर पर किसी न किसी स्टेट में चुनाव चलता ही रहता है। तो फ्रेमर्स जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस समय तो यह स्थिति नहीं रही होगी, तो उन्होंने तो यह सोचा कि 5 साल बाद चुनाव आएगा, तो इसके लिए चुनाव आयोग के परमानेंट कर्मचारी इन्हें रखने की क्या जरूरत, क्योंकि इन्हें रखेंगे तो खर्च ये बढ़ेगा, भाई तनख्वाह तो देंगे आप, और खाली बैठा के तनख्वाह देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ये देखना है ना कि 5 साल में चुनाव कराने पड़ेंगे, तो 5 साल तक या तो फ्री बैठा दो तनख्वाह दो। तो भारत जैसे गरीब देश जो उस समय विकसित होने की कोशिश कर रहा है, उस पर यह बोझ डाल देना कतई युक्तिसंगत नहीं था।
इसलिए प्रोविजन 324, 325, 326 में हुआ, तीनों में नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इन तीन में से एक में हुआ। आप देखेंगे तीनों आर्टिकल्स को, क्योंकि हमने देखे नहीं, आप देखेंगे तो वह मिल जाएगा, ठीक है। तीनों आर्टिकल्स में से एक में यह प्रावधान आया कि चुनाव आयोग के यद्यपि परमानेंट कर्मचारी नहीं होंगे, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों का यह दायित्व होगा कि जब भी वो मांग करेंगे अपने कर्मचारी ये उन्हें देंगे। और ये वही कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है जिस कॉन्स्टिट्यूशन से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ये बनेगा, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है। तो अपनी शक्तियों और अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के संबंध में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा लागू होगा तो चुनाव आयोग के संबंध में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है वो लागू क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि राज्य ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि हम तो देंगे ही नहीं, हम तो अपने स्टेट में एसआईआर होने ही नहीं देंगे, सबको राज्य के कर्मचारी भी देने पड़ेंगे और सब जगह एसआईआर लागू भी होगा। कल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य आवश्यकता अनुसार कर्मचारी दें और ठीक है एसआईआर नहीं रुकेगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट अब जनता में क्या संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसलिए एसआईआर नहीं रुकेगा, गलत। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वही कहा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन समादेश दे रहा था, बस तुम विवाद कर रहे थे इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि तुम गलत हो, क्योंकि यही उनका काम है, ठीक है। अगर तुम विवाद न करते गलत तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इजाजत नहीं दी है एसआईआर की, बल्कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा था उसे विधिमान ने कहा है, यह कहा है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, चूंकि बिल्कुल ठीक कर रहा इसलिए नहीं रुकेगा, ठीक है। अब अगला आरोप था कि सब चुनाव आयोग तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में काम करता है ये कब होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में तब काम करेगा जबकि वो जिस पोस्ट पर है उससे हटाने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो, उसे जो सुविधाएं मिल रही हैं किसी पद पर रहने के कारण, उन सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती ये करने का हक किसी को हो, ठीक है, उसे ट्रांसफर करने का किसी को हक हो, ठीक है, यानी उसकी सेवा शर्तों में बदलाव या उसकी नियुक्ति या उसका हटाया जाना जब किसी के हाथ में होता है तब यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति जिसकी सेवा शर्तों में बदलाव का हक किसी अन्य को है उस अन्य के दबाव में काम कर सकता है या कर रहा है, अदरवाइज क्यों, कैसे मान लिया जाए। कोई सिर्फ किसी का मित्र है, ठीक है, या किसी को सिर्फ किसी ने अपॉइंट कर दिया, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि जिसने जिसको अपॉइंट किया वो उसके दबाव में काम करेगा, ठीक है। बहुत बार लोगों की मित्रता विरोधी विचार के लोगों से होती है और कई बार अपने ही विचार के लोगों से होती है, लेकिन अपने अपने कामों में दोनों अलग रहते हैं और यही कल्पना की गई है। आप कहते हैं सरकार के दबाव में है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी है, अगर आपके तर्क को मान लें, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सरकार का रोल तो है ही। ये ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय को प्राइमेसी दी जाएगी, ठीक है, कॉलेजियम की राय प्रधानता रखेगी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड
एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आए निर्णय के मुताबिक। लेकिन अंततः सरकार को उसमें हक तो ही है। यह भी स्वीकार किया कि अगर सरकार कोई विश्वसनीय कारण बता सकती है, ठीक है, तो नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो सरकार का कहीं ना कहीं रोल तो है ही है। तो फिर तो यह मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब डिसाइड हुआ? 1993 में, ठीक है, 1993 में। और उससे पहले तो सरकारें अपॉइंट कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो स्थिति थी उसमें कॉलेजियम की सिफारिश मानने को राष्ट्रपति बाध्य भी नहीं थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो यह हम मान लें कि 1993 से पहले सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र ही नहीं था, ठीक है, स्वतंत्र ही नहीं था, क्योंकि सरकार अपॉइंट कर रही थी। लेकिन हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 से ही स्वतंत्र है। क्यों? ठीक है, तो हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, इसे सुनिश्चित करने वाले प्रावधान, ठीक है, संविधान में है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। यह कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को साबित कदाचार और साबित असमर्थता को छोड़कर हटाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। उनकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव ऐसा जो उनके लिए अलाभकर हो किया ही नहीं जा सकता। उनकी तनख्वाह सरकार नहीं देगी, बल्कि भारत की संचित निधि पर भारित है। तो यही सारी स्थिति तो चुनाव आयोग की है, बिल्कुल ठीक यही स्थिति तो चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कैसे कर सकता है? और अगर आप कह रहे हैं कि इसलिए करेगा क्योंकि उन्होंने उन्हें नियुक्त किया, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मानना पड़ेगा कि 1993 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो लोग नियुक्त हुए उन्होंने सरकार के दबाव में काम किया। आप ही के तर्क से देखें तो, ठीक है, और आज भी सरकार की भूमिका तो ही है। तो फिर आज भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के, ठीक है, दबाव में काम कर रहा होगा। अब आप कहते हैं कि हां आज तो कर ही रहा, तो फिर 1993 से पहले तब नहीं कर रहा था, ठीक है। और इसीलिए चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए राहुल गांधी मानहानि के मामले में जब जस्टिस पारदीवाला ने स्वीकारा कि वो वर्टेंट कांग्रेस लीडर गुजरात के उनके बेटे हैं, इसलिए यदि लोगों को आपत्ति हो तो वे सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकते। फिर भी सरकार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आप सुनिए। और उन्होंने न सिर्फ सुना बल्कि राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड भी कर दिया। जबकि हमने आपसे कई बार कहा कि सजा सस्पेंड होना एक बहुत बड़ी बात है। आजम खां की एक भी केस में नहीं हुई है, ठीक है, किसी की नहीं, खाली राहुल गांधी की हो गई फट से सजा सस्पेंड। ये उदाहरण होते हुए भी हमने ये नहीं माना कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि एसआईआर में तो ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं मिल रहा, ठीक है। एसआईआर में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अनुच्छेद 324 में, कि जो चुनाव आयोग है उसे चुनाव से संबंधित सभी बातें, ठीक है, उनका चुनावों का पर्यवेक्षण, निदेशन और अधीक्षण करने की शक्ति होगी। केवल पार्लियामेंट की जो भूमिका है वो सिर्फ इतनी रखी गई कि शायद अनुच्छेद 329 है, जिसमें यह कहा है कि पार्लियामेंट, और 328 शायद होगा, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को शक्ति दी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों, ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन दोनों के संबंध में कानून बना सकता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों के निर्वाचन के संबंध में कानून बना सकता है। और अगर कानून बना दिया तो उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग क्या करेगा?
चुनाव से संबंधित सभी काम, यानी अधीक्षण, निदेशन, पर्यवेक्षण, ये सारे काम करेगा। और मानिए कानून में किसी स्थिति के लिए कोई उपबंध नहीं है, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को पूर्ण शक्ति दे रहा है कि वो निर्वाचन के संबंध में कोई भी फैसला कर सकता है। हां, ये ठीक है कि हिंदुस्तान में राजा कोई नहीं है, ठीक है, तो निर्वाचन के संबंध में फैसला कर सकता, मीनिंग निर्वाचन सुचारू चले इसके संबंध में फैसला कर सकता है, ठीक है। निर्वाचन न हो या कठिनाई के साथ हो, ऐसा फैसला निर्वाचन के संबंध में फैसला कहा ही नहीं जा सकता। और अगर निर्वाचन आयोग ऐसा फैसला ले कोई, तो फिर उसे उन्हीं आधारों पर चुनौती दी जाएगी जिन आधारों पर किसी प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी जाती है। अर्थात चुनाव आयोग ने दुराशय पूर्वक यह फैसला लिया है, मेलाफाइडली लिया है, या फिर चुनाव आयोग ने असंगत आधारों पर यह फैसला लिया है, ठीक है। और इन बातों के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वे ही न्याय निर्णायक प्राधिकारी हैं किसी भी डिस्प्यूट के लिए। चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, या संसद क्या कर लेगी, या सरकार क्या कर लेगी? क्योंकि संसद, सरकार या कोर्ट जिस कॉन्स्टिट्यूशन की उपज है उसी की तो चुनाव आयोग है, तो आप क्या कर लेंगे? वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 326 यह कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, खूब पूछा जाता प्री में कि कहां लिखा है भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा उसे मतदाता होने का अधिकार होगा। और केवल जाति, केवल वंश, केवल लिंग, केवल धर्म, यही 4 बातें लिखी हैं, इनके आधार पर उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता। किससे? मतदाता होने से। और उसमें क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए और क्या डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसका संबंध में संसद ने कानून बना रखा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। उसमें वर्णित एबिलिटी और डिसेबिलिटी ये भी उसमें होनी चाहिए अतिरिक्त। तो चुनाव आयोग को ऐसे प्रत्येक नागरिक को क्या करना होगा? वोटर रजिस्टर करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, क्या कहा? भारत का नागरिक। तो चुनाव आयोग आपसे यह तो पूछ ही सकता है कि इफ यू आर क्लेमिंग टू बी ए वोटर, ठीक है, इन इंडिया, इफ यू आर क्लेमिंग टू बी गेट रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन इलेक्टोरल रोल, ठीक है, देन यू मस्ट प्रूव दैट यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो आप पूछा ही जाएगा कि चाहे जहां से चाहे कोई आ जाएगा और यहां, ठीक है, भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप ये प्रूव तो करेंगे कि आप भारत के नागरिक, कि आप ये प्रूव ही नहीं करेंगे और आपको वोटर के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाए। और अगर ऐसे लोग रजिस्टर हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए, ठीक है, जो भारत के नागरिक नहीं। इसमें गलत कहां पर है? हां, जो रजिस्टर है ऑलरेडी, यदि आप उसे हटा रहे हैं, ठीक है, तो यह उचित तौर पर माना जा सकता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर है, जब रजिस्टर हुआ होगा तो उसने नागरिकता संबंधी प्रपत्र दिखाए होंगे, ठीक है, यह उचित तौर पर माना जा सकता है। और अब आप उसे हटा रहे हैं तो उसे कारण दर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए, उसे अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, कि आप आइए, आपका नाम हम हटाने जा रहे हैं, बताइए कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, क्या आप, ठीक है, यहां रह रहे हैं, क्या आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इससे तो ग्रसित नहीं है, क्या आप इलीगल प्रैक्टिस, यानी जो कानून बना हुआ है संसद का और जो भारत का संविधान कह रहा है
उसके मुताबिक वोटर होने योग्य हैं या नहीं हैं, ये आप बताइए, सिद्ध करिए। और अगर उसे अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना हटाया जाए तो गलत है, तो गलत है। और कोई जो 18 वर्ष का हो गया और वोटर होने के लिए अधिकृत है, उसे वोटर रजिस्टर न किया जाए तो गलत है। दोनों ही बातें तो नहीं करा निर्वाचन आयोग। वो कह रहे हैं कि अगर हम आपका हटा रहे हैं तो यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप आइए और बताइए कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, किसी अन्य स्थान पर निवास नहीं करते हो, दो दो जगह आपका वोट नहीं है, ठीक है, आप आइए अपनी बात कहिए। और अगर हमने गलत हटाया हम फिर से करेंगे रजिस्टर, इसमें गलत क्या है भाई। और 80 लाख हटा दिए, 60 लाख 80 लाख जितने भी हटाए बिहार में, एक भी नहीं आया, एक भी। ये बताने कि वो गलत ढंग से हटाया गया है, तो फिर क्या माना जाए कि आप जो विरोध कर रहे हो ये किसे बचाने की कोशिश है और क्यों कर रहे हो, इस संबंध में क्या मान लिया जाए। और अगर चुनाव आयोग ये करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लेगा, ठीक है, संसद कैसे रोक लेगी। संसद एसआईआर बेहतर हो इसके लिए कानून बना सकती है, ये नहीं कह सकती कि एसआईआर नहीं होगा। ऐसा कोई कानून बनाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर इलेक्टोरल रोल नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, ठीक है, चुनाव नहीं होगा, ठीक है, तो लोकतंत्र नहीं होगा। और लोकतंत्र संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है और वो केशवानंद भारती के कारण से, ठीक है, ऐसा कोई संविधान संशोधन, ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता जो लोकतंत्र के खिलाफ जाए, ठीक है ना, लोकतंत्र के खिलाफ जाए या निर्वाचन को शुद्ध बनाए रखने के प्रयासों के विरुद्ध जाए। हालांकि स्वयं कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा कर चुकी हैं। जब अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही आएगा तो 39 पे हम बिल्कुल आपको वो शब्द दिखाएंगे जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जोड़ने का प्रयत्न किया था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं मिलेगी। और उसे इंदिरा गांधी राजनारायण के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर के अगेंस्ट माना था, ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। तो एसआईआर को रोकने वाला कोई कानून संसद भी स्वयं नहीं बना सकती। द सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है क्योंकि संसद, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, ये सब उसी कॉन्स्टिट्यूशन की उपज है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की उपज स्वयं निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति एक बार हो जाने के बाद सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है और नियुक्ति इंपार्शियल हो, इसके लिए एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो होंगे वो उसके मेंबर हैं, गृह मंत्री हैं, ठीक है। और एक बार जैसे नियुक्ति हुई वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता वैसे उन्हें भी नहीं हटाया जा सकता। तो सवाल यह है कि एसआईआर ये गलत कैसे। और अगर हमने हमेशा कहा कि अगर कोई राज्य एसआईआर करने में बाधा उत्पन्न करेगा, अपने कर्मचारी नहीं देगा, तो उसके लिए है 356 यही कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन राज्य की व्यवस्था नहीं चलाओगे तो किसी भी समय 356 का प्रयोग होगा। इसलिए ये तो सब बातें हैं, ठीक है, जो होती रहती हैं, ठीक है। तो न्यायालय ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि ये कह सकें कि क्या गलत क्या सही, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यायालय अनुमति दे रहा, नो, न्यायालय यह बता रहा है कि वॉट एवर हैज बीन डन बाय द इलेक्शन कमीशन दैट इज द स्टैंडर्ड राइट। हां, यह ठीक है कि आप भारत के नागरिक अपने को सिद्ध करने के लिए क्या क्या देंगे या क्या क्या दे सकते हैं, यह निश्चित होना चाहिए और उनमें ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो व्यक्तियों के पास उपलब्ध हो आसानी से। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते जिसके पास पासपोर्ट होगा उसी को हम नागरिक मानेंगे, क्योंकि पासपोर्ट तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड ये तो फर्जी बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए उसको सबूत नहीं मान सकते, उसको एकमात्र सबूत नहीं मान सकते। ठीक है, तो वो लिस्ट दी है, हां उसमें बातचीत हो सकती है। जैसे आप कहते हैं नहीं ये शामिल करो नागरिकता सिद्ध करने के लिए, तो ठीक है उस पर बातचीत हो सकती, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो सकती कि एसआईआर होगा या नहीं होगा। वो तो हो गई, उसे तो आप नहीं रोक सकते और उसे स्वयं सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को स्वयं सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा कि एसआईआर नहीं रुकेगा और राज्य सहयोग करें, यह सिर्फ इस तथ्य की घोषणा है कि निर्वाचन आयोग ठीक कर रहा है। तो जो जुडिशरी है वो सिर्फ इतना ही करती है, यह बताती है कि जो कुछ आपको करना है आपने वही किया, उसके नाम पर कुछ और तो नहीं कर दिया, सिर्फ ये बताती है। और यही राज्य के न्यायिक अंग का काम है। और अगर आप अपनी शक्ति के आगे बढ़कर कुछ करते हैं तो उसे रोकती है कि आप ये नहीं कर सकते। तो जुडिशरी बड़ी है, बाकी सब छोटे, नो। और इसीलिए सरकार ने कहा भी है, जब मांग हो रही थी कि सब क्या किया जाए, संसद में चर्चा हो एसआईआर पर, तो सरकार ने मना कर दिया कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है भाई? वो अपना काम कर रहे हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आप हैं। तो छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं है, उनका अपना काम है, आपका अपना काम है। सरकार ने यह कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती, वो हो सकती क्योंकि 329 या 328 जो भी हो, उसमें संसद को हक है कि वो चुनाव सुधारों के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसआईआर के औचित्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, तो चूंकि लोगों को कानून की जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वे न्यायालय की भूमिका को लेकर या न्यायालय की जो एक्चुअल भूमिका है उसको लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो 37 आपका यह कहता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन फिर भी कर्तव्य है इसको लागू करना। और 38 आपने देखा था, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसको देने की बात करती है। और एक चीज और भी है कि एसआईआर के संबंध में पार्लियामेंट वो सॉरी प्रियम्बल वो क्या कहती है, हम भारत के लोगों को राजनीतिक न्याय देंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ सत्ता संचालन में भागीदारी, यह भी राजनीतिक न्याय का मतलब है। तो सत्ता संचालन भारत का सत्ता संचालन में राजनीतिक भागीदारी भारत के नागरिकों की होगी। ठीक है, विदेशियों की नहीं होगी, घुसपैठियों की नहीं होगी। ठीक है, तो भारत के नागरिकों को सत्ता संचालन में भागीदारी मिले, इसके लिए भी एसआईआर जरूरी है। ठीक है, कि जो वाकई भारत के नागरिक हैं उनको सत्ता संचालन में भागीदारी मिले, बाकी किसी को नहीं। और गलत ढंग से कोई चुनाव ना हो, एक्चुअल चुनाव हो, इसके लिए जो लोग मर गए उनके नाम हटने चाहिए। आपने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 बार अपना नाम रजिस्टर करा रखा है, हटना चाहिए। जब राहुल गांधी बता रहे थे साहब कि वोट चोरी, अरे उसी को तो हटाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है कि एक आदमी का नाम 20 जगह न रहे, एक आदमी का नाम पूरे देश में कई जगह पर रजिस्टर न रहे, जो मर गए वो ना हटाए जाए, अगर कोई अवैध घुसपैठिया तो वो हटाया जाए। इसी के लिए तो हो रहा। रोक कैसे लोगे? रुक सकता ही नहीं। अब होगा क्या, जनता तो कानून जानती नहीं। अब ये बताना शुरू किया जाएगा क्यों, तो कोर्ट वही कहता है जो सरकार कहती है। तो फिर ये मान ले कि इससे पहले जो सरकारें थी
ठीक है, क्या मान लें भाई? इससे पहले फिर जो सरकारें थी वो जो कह रही थी वो, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट वो कहता रहा, और ये सब न मानने योग्य बातें हैं, इन्हें नहीं माना जा सकता, ठीक है। लेकिन जनता को चूंकि कानूनी जानकारी नहीं रहती तो ये सारी बातें चलती रहती। तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में 38 एक प्रकार की व्यवस्था निर्मित करने की बात करता था, और फिर चाहे 39 हो, 40 हो, 41 हो, इवन 49 तक जो कुछ कहा गया वो भारत के नागरिकों से संबंधित है। इवन 50 में भी, और 50 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कि ये जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के यानी सरकार के कंट्रोल में न हो, उससे पृथक हो, इसकी बात करता है, ठीक है। कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। राज्य के तीनों अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो राज्य की नीति का निर्देशक तत्व यह होगा कि राज्य अपने तीनों अंगों को, ठीक है, एक दूसरे से पृथक करने के लिए कदम उठाए, यानी राज्य अपने तीनों अंगों का कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार करे कि तीनों अंग स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सके। तो राज्य ने इसीलिए क्या किया, ऐसे कदम उठाए हैं। असल में था क्या, संविधान से पूर्व, जब संविधान नहीं था तो संविधान से पूर्व जो क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी थी, ठीक है, वो सरकार के अधीन थी, क्योंकि सरकार को उस समय बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात में रुचि थी, लोग बोले नहीं, शांति और व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, बाकी उन्हें किसी चीज से मतलब था ही नहीं। तो वो दंड की व्यवस्था अपने हाथों में रखना चाहते थे, ताकि लोगों को इतना दंडित किया जाए कि वे गलत के खिलाफ बोलने का मतलब हिम्मत ही ना कर पाए। इसीलिए आप जाएंगे शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में, तो जब आप डीएम साहब के न्यायालय में घुसेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में घुसेंगे, तो आप देखेंगे वहां उसी ढंग के कटघरे बने हुए हैं, जिस ढंग के कटघरे इधर जिधर न्यायिक कार्य संपादित होता है, न्यायालय है, वहां बने हुए। क्यों? पहले क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी सरकार के अधीन थी, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही उन मुकदमों का परीक्षण करता था जो आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा परीक्षण ही होते हैं। क्रिमिनल मजिस्ट्रेसी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन उनके अधीन थी, उस व्यवस्था को खत्म किया गया है, ठीक है, उस व्यवस्था को खत्म किया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वही बात है कि प्रसिद्ध कोर्ट है कि मेरा कातिल मेरा मुंसिफ होगा तो क्या मेरे हक में फैसला देगा। ये माना गया कि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक नहीं होगी तो फिर न्याय नहीं हो सकता। इसलिए राज्य की नीति का निर्देशक तत्व रखा कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक हो, राज्य इस संबंध में कदम उठाए। और स्वयं संविधान ने, आपने देखा था, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनकी नियुक्ति, ठीक है, इनकी सेवा शर्तें, इनका वेतन सरकार पर आश्रित न रहे, इसके लिए विभिन्न उपबंध बनाए थे, ठीक है ना, कि वे जब एज ए जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, ठीक है, संविधान द्वारा विहित प्रारूप में, उसके बाद से उनके लिए अलाभ कर जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई परिवर्तन उनकी सेवा शर्तों में, उनके वेतन आदि में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उन्हें उनके पद से एक निश्चित प्रक्रिया, जो हम लोगों ने आपको बताई था, जजेस इंक्वायरी एक्ट 19, ठीक है, 68 शायद था या 67 था, वो बनाया, और एक कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करके ही उन्हें वहां से हटाया जा सकता है, वो भी साबित कदाचार और साबित असमर्थता, तीसरा कोई आधार नहीं। तो ये सुप्रीम जुडिशरी को
स्वतंत्र करने का प्रयास है, यह हायर जुडिशियरी को स्वतंत्र करने का प्रयास है। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि अनुच्छेद 50 में लिखी है, उसके मुताबिक। इसके अलावा जो लोअर जुडिशियरी थी, जो 233, 34, 235, 36, 37 वो सारे आर्टिकल्स थे, वहां जो कुछ लिखा है उसका अर्थान्वयन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने विभिन्न मुकदमों में इस प्रकार से किया है कि लोअर जुडिशियरी भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से स्वतंत्र हो सके। जब हम लोग 233, 34, 35 इन पर बात कर रहे थे तो बात आ रही थी कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। हमने कहा था कि हाईकोर्ट नहीं करता है, राज्यपाल करते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्य की न्यायिक सेवा यानी पीसीएस जे जिसे बोलते हो, उसमें भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? राज्यपाल। लेकिन उन अनुच्छेदों का जो अर्थान्वयन हुआ है, वो अर्थान्वयन इस प्रकार किया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कि उच्च न्यायालय जिस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करेगा उसी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य किसी की नहीं। और उच्च न्यायालय किस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करे, इसके लिए वो एचजेएस और पीसीएस जैसे कंपटीशन आयोजित कराते हैं। और इसीलिए पीसीएस के इंटरव्यू में हाईकोर्ट के जस्टिस बैठते हैं, क्योंकि वो जिसकी सिफारिश करेंगे वही न्यायिक सेवा में नियुक्त होगा। वहां यह भी लिखा है कि राज्यपाल हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल तभी हटाएंगे जबकि उच्च न्यायालय अनुशंसा करे, रिकमेंडेशन करे, तभी हटाएंगे, उससे पहले नहीं। तो अर्थान्वयन इस प्रकार से इन प्रोविजंस का किया गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 50 में राज्य की नीति का निर्देशक तत्व तो मौजूद है और वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से अलग होनी चाहिए, सरकार का कोई कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मामलों में, दांडिक मामलों में तो अक्सर सरकार ही पार्टी होगी। तो अगर सरकार के नियंत्रण में होगी जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल यहां रखा गया कि क्या हो, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से स्वतंत्र हो, राज्य की व्यवस्था करे। मुकदमे हुए हैं केरल में, ठीक है, निक्सन एफ जोसेफ है शायद, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। निक्सन तो हमें याद है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे ही एक मुकदमा केरल में हुआ है, उसमें कहा है कि क्या करेंगे आप। उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन फाइल की गई और यह कहा गया कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखें तो वर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी से टिकट हासिल करने के लिए वो प्रयास करेंगे, और अगर उनमें इच्छा होगी तो पहले से होगी ना, तब वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर अपने कर्तव्य के पालन में सरकार का पक्ष लें, इसकी संभावना है। इसलिए ऐसा कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और कहा कि पार्लियामेंट इस संबंध में कानून बनाए, क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। लेकिन एक प्रयास इस दिशा में हुआ है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र रहे, यह भी मांग हुई है देश में। और इस संबंध में, ठीक है, आपका जो उच्चतम न्यायालय है उसने एक मुकदमे में ऐसे करके बता देंगे, कल बता देंगे, एक मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश ये भी तय किया कि विभिन्न आयोगों में जो नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की या भूतपूर्व न्यायाधीशों की, ठीक है, उन्हें उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी उस संबंध में गाइडलाइंस देने के लिए एक, ठीक है, मुकदमे में उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, ताकि, ठीक है, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो विभिन्न
आयोगों के अध्यक्ष, क्योंकि सरकार ही बनाती है, बनने के लिए सरकार से स्वतंत्र रहें, सरकार के पक्ष में न जाएं, उसके लिए दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। ये सब क्यों? क्योंकि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 ये क्या कहता है? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतरराष्ट्रीय विवादों में माध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। आपका देखेंगे आप तो 50 तक उन्होंने भारतीय नागरिकों की चिंता की है। और अनुच्छेद 51 में विदेश नीति भारत की कैसी हो, विदेशियों के प्रति हमारी जो धारणा है, हमारी जो नीति है वो कैसी हो, इसका उपबंध ये किया है। और हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था तब भी ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक विधिक दस्तावेज नहीं होता, एक लीगल दस्तावेज भी है। सॉरी, ये केवल एक लीगल दस्तावेज या विधिक दस्तावेज ही नहीं होता, ये एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है, कल्चरल डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, तो भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश, ठीक है, ये समझा जाता रहा है। भारत के बारे में ये धारणा हमेशा से रही है कि हम उचित बात के पक्ष में खड़े होते हैं। ठीक है, और अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो शांतिपूर्वक बातचीत से उसे निपटाया जाए, इस ढंग की हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके अनुरूप हो। तो भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी उनकी चर्चा अनुच्छेद 51 में हुई है। ठीक है, ये ठीक है कि अनुच्छेद 51 को किसी भी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता, और देश की जनता को भी यदि 36 से लेकर 50 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो लागू न करे सरकार या उनके विरोध में काम करे, तो देश की जनता हो सकता है ऐसी सरकार को हटा दे। ठीक है ना, सत्ता से। लेकिन अनुच्छेद 51 का पालन अगर सरकार न करे तो जनता को भी ज्यादा मतलब नहीं होगा। ठीक है ना, और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जिस अनुतोष को देखा गया है, जिस तरीके को देखा गया, वो यही कि चलो न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। लेकिन जिन्हें राज्य के अंग के तौर पर इन निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, वे अगर इन तत्वों के विरोध में काम करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वे लागू ही करेंगे। और अधिकृत तौर पर घोषित भी अनुच्छेद 37 करता है कि इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, लेकिन 51 के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है कि जनता बहुत ज्यादा कोशिश करे, लेकिन फिर भी सरकार अगर देश की इमेज ठीक नहीं रख पाई, ठीक है, देश की इमेज खराब हुई, तो डेफिनेटली, ठीक है, वही कहते हैं ना, शराब पीना सब चाहते हैं, शराबी का टैग ये कोई नहीं लेना चाहता। ठीक है, शराब सब पीना चाहते हैं, मीनिंग देयर भाई, शराब बहुत लोग पीना चाहते हैं, लेकिन शराबी का टैग कोई नहीं लेना चाहता। तो किसी भी देश के नागरिक अपने भले के लिए कितना भी गिर जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक देश के रूप में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, भला आदमी और भला राष्ट्र ये बनने का चाव सभी को होता है। इसलिए तय है कि अगर सरकार देश की जो इमेज है उसको ठीक नहीं रख पाएगी तो चुनाव हारने की संभावना रहेगी। ठीक है ना, और देश की इमेज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सरकार बढ़ाएगी तो चुनाव में जीतने की उसकी संभावनाओं पर असर निश्चित पड़ेगा। भले ही सिर्फ इसी एक आधार पर वो चुनाव न भी जीत पाए, लेकिन ये उनके पक्ष में एक स्थिति का निर्माण तो करेगा। आप अखबारों में, चर्चाओं में ये सुनते भी हैं कि फला प्राइम मिनिस्टर जब से आए तब से हमारी बात भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जाती है। और ये कब होगा? जब इन सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं, इन्हें आप अपनी विदेश नीति में लागू करेंगे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी इंटरनेशनली। पाकिस्तान की कोई इज्जत क्यों नहीं? ठीक है, इंटरनेशनली कोई इज्जत नहीं, मीनिंग दे रहा है हमारे मुकाबले, क्योंकि वो इन सिद्धांतों को कोई महत्व नहीं देता है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, ये ठीक है कि हम म्युनिसिपल यानी जो हमारे स्थानीय कानून हैं, ठीक है, उनसे शासित होते हैं। और अगर स्थानीय कानून हमें विवश नहीं कर रहे, हम पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं कर रहे, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय किस संधि पर और किस समझौते पर सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। या इंटरनेशनल लॉ क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन केशवानंद भारती में ही जस्टिस एच आर खन्ना ने ये बात कही, केशवानंद भारती में नहीं, केशवानंद भारती में कही सीकरी जज ने, और एच आर खन्ना ने कही एडीएम जबलपुर में। ठीक है, एच आर खन्ना में एडीएम जबलपुर का विसम्मत निर्णय है ना। ठीक है, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर में एच आर खन्ना का विसम्मत निर्णय है। तो जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती में और शिवाकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर में जस्टिस एच आर खन्ना ने यह बात कही भी है कि अगर दो अर्थान्वयन संभव है, ठीक है, स्थानीय कानून के, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ये जैसे यूएनओ का चार्टर है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल कोवेनेंट, ठीक है, जो संविधाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक, ठीक है, अधिकारों पर और राजनीतिक अधिकारों पर, उन पर हमने मानिए हस्ताक्षर भी कर रखे हैं या हस्ताक्षर नहीं भी कर रखे हैं। ठीक है, तो जो स्थानीय कानून है हमारा, ठीक है, उसका हम अर्थान्वयन कर रहे हैं और उन पर हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं या हस्ताक्षर नहीं कर रखे उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर। ठीक है, लेकिन हमारे देश में उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों या उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 253, ठीक है, अनुच्छेद 253 से प्राप्त शक्ति और 7वीं अनुसूची की जो सूची 1 है, जिसे केंद्रीय सूची हम जानते हैं, ठीक है, उसकी प्रविष्टि संख्या 10 से लेकर 21 तक, वो इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, ठीक है, विधायी शक्ति संसद को देने संबंधी प्रविष्टियां हैं। कहां? सेंट्रल लिस्ट में प्रविष्टि संख्या 10 से लेकर 21 तक। ठीक है, और उस संबंध में संसद कानून बनाएगी, ये 253 में लिखा है। ठीक है ना। और केंद्रीय सूची पर संसद कानून बना सकती है, 246 में लिखा है। तो 246 रीड अलॉन्ग विद 253 एंड सेंट्रल लिस्ट एंट्री नंबर 10 to 21। अगर इससे प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर संसद ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संबंध में हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं बनाया है, तो म्युनिसिपल लॉ इसका अर्थान्वयन करते समय हमें उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ऐसा जस्टिस सीकरी और एच आर खन्ना ने कहा। लेकिन अगर कानून का दो तरीके से अर्थान्वयन हो सकता है, कानून नहीं है, सरकार ने अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके कोई कानून नहीं बनाया है, सरकार ने मीनिंग दरवाई संसद ने अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके कोई कानून नहीं बनाया है उस अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए। बना दिया तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन नहीं बनाया है तो भी इन दोनों न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने कहा है कि अगर स्थिति यह है कि म्युनिसिपल लॉ के दो अर्थान्वयन हो सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों से
अनुरूपता रखता है, संगतता रखता है, और एक उसके विरोध में है, तो हमें वो अर्थान्वयन स्वीकार करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है, क्योंकि इससे देश की इमेज बेहतर होती है। इसलिए राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए? देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली। तो इसलिए जो अनुच्छेद 51 है उसे भी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के तौर पर स्वीकार किया है, और इसका संबंध देश की प्रतिष्ठा से है। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी समाप्त हुए हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है? कहता भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। इसका मतलब ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। ये राज्य के लिए भी नहीं है, स्टेट के लिए भी नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। ये ठीक है कि स्टेट के तीनों अंग जिन लोगों से मिलकर बन रहे हैं, जिन लोगों से मिलकर बन रहे हैं, वे सब भारत के नागरिक हैं। ठीक है, वे सब भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक के नाते उन सभी का ये कर्तव्य है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी स्टेट के ऊपर या स्टेट का यह कर्तव्य ये नहीं कहा है, विदेशियों का यह कर्तव्य नहीं कहा, भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है। अच्छा, कर्तव्य ये आपके ऊपर होता है, ठीक है, ये ठीक है कि कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन आपसे जबरदस्ती कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो कर्तव्य घोषित किया जाता है, सामान्य तौर पर जिस बात को हम कर्तव्य घोषित करते हैं, ठीक है, उसमें एक प्रकार का नैतिक बल होता है, ठीक है, और वो इसलिए घोषित किया जाता है कि आपका आचरण उस कर्तव्य के अनुरूप हो, ठीक है ना। यानी कर्तव्य सामान्यतः निर्देशक प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकृति से कैसे होते हैं? निर्देशन करने वाले, ठीक है, डायरेक्शन करने वाले कि आपको अपने आचरण को किस प्रकार से, ठीक है, रेगुलराइज यानी विनियमित करना चाहिए, ठीक है। तो नागरिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन से ये कर्तव्य जोड़े गए जो भारत के नागरिकों के लिए, ठीक है। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें कानूनों के माध्यम से लागू कर दिया गया है, ठीक है। जैसे उन्होंने पहला कहा संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, तो इसके संबंध में कानून है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उसने कहा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। इसके लिए कोई कानून नहीं है, आप मत रखो, ठीक है। रोज राहुल गांधी सावरकर को गाली देते हैं, ठीक है, और हम रोज महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में अच्छा नहीं कहते, ठीक है। तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है, बी के लिए। लेकिन ए के लिए है, ठीक है। सी के लिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, इसके लिए भी कानून है, ठीक है, इसके लिए भी कानून है, ठीक है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, इसके लिए भी कोई कानून नहीं है, ठीक है। आह्वान करने पर आप मत करो रक्षा, लेकिन ये आपके आचरण में होना चाहिए। कुल मिलाकर आप 11 के 11 याद करेंगे, ये जो यहां फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी 11 की 11 आप याद करेंगे, ये पूछी जाएंगी। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक चाखंड, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, इसके लिए भी कोई कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। इन सब बातों के लिए कानून है, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके पालन के लिए कानून नहीं है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिनमें व्यक्त भावों का पालन आपसे करा लिया जाए, इसके लिए कानून है, ठीक है। लेकिन कानून हो या न हो, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इनका पालन करें,
यद्यपि इन्हें लागू कराने के लिए कोई रिट जारी नहीं होगी, कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने आपसे कहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, कि जो स्टूडेंट यूनियन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चूंकि फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है कि हम क्या करें, ये आप देखें, या खंड कहता व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रश्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, क्या करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। आप दो ही प्रकार की गतिविधि करते हैं, या तो व्यक्तिगत या सामूहिक। दोनों प्रकार की गतिविधियों में, ठीक है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का यानी टॉप पर जाने का आप सतत लगातार प्रयास करें, सतत प्रयास करें, जिससे क्या हो, जब आप सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में लगातार टॉप पर बने रहने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रश्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छुएगा ही। ठीक है, तो यह खंड में जो फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई उसका सहारा लेते हुए कोर्ट ने उस मामले में कहा है कि जब किसी प्रतिबंध की युक्ति संगतता हमें विनिश्चित करनी होगी तो हम फंडामेंटल ड्यूटी को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वी आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द ड्यूटी विच इज डिक्लेयर्ड अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज आल्सो मेड फॉर अस। हम ये नहीं कर सकते कि हमें केवल अपने अधिकार ध्यान में रहें, कर्तव्य ध्यान में ना रहें। ठीक है, ये जो उसमें पिटिशनर थे, रिजर्वेशन से संबंधित मामला था, हमने कई बार आपसे कहा सुपर स्पेशलिटी कोर्स में रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका मामला था। तो उनका जो रिजर्वेशन मांगने आए, दे आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दे आर आल्सो ड्यूटी बाउंड। आप केवल अधिकार नहीं मांगेंगे, आप केवल रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे, यू मस्ट फॉलो द ड्यूटी आल्सो। और सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा प्रयास आगे बढ़ने का नहीं हो सकेगा जिससे राष्ट्र प्रश्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी का उपयोग ये शुरू हुआ है, ठीक है, अधिकारों की सीमा को सीमित करने के लिए और प्रतिबंधों की युक्ति संगतता को विनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है और इसे लागू करना, इसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी जुडिशियरी या जुडिशियल व्यू चेंज हो रहा है और यह भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के समान अर्थान्वयन का सिद्धांत इस रूप में विकसित हो रही है और साथ ही प्रतिबंधों की युक्ति संगतता, उनकी संवैधानिकता, इसे विनिश्चित करने का आधार यह भी बनना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अब स्थिति चेंज है। ठीक है, ये आपका आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पूर्ण हो गया। अब सिर्फ दो टॉपिक बचे, एक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा टॉर्टियस लायबिलिटी। टॉर्टियस लायबिलिटी पर संभवतः चर्चा कल कर लेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि भगवान चाहेगा तो अगले सप्ताह ये समाप्त हो जाना चाहिए, फिर आगे देखेंगे।